सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के सेल्स के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेल्स पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट्स, और इसी को फिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है, तो इट इज इर्रेगुलर फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज इरेगुलर फ्लैट सेल्स। ठीक है, विथ ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, विथ ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्म का क्या है, प्रोसेस निकला रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए फिगर्स में बना रहे हैं, तो ये होता क्या है, इस तरह से ऐसे ये है, और इसका साइटोप्लाज्म का ये देखिए इस तरह से प्रोसेस निकला हुआ है, ये ऐसे, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म देख रहे हैं इस तरह से। तो एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, जिसको क्या क्या कह दिया, इरेगुलर फ्लैट सेल्स। ठीक है, और ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, मतलब क्या हुआ, मल्टीपल प्रोजेक्शंस देख रहे हैं ना, तो मल्टीपल प्रोजेक्शंस अराइजेस फ्रॉम द मेन बॉडी। तो मेन बॉडी से क्या है, मल्टीपल प्रोजेक्शंस निकल रहा है, उसी को कह रहा है ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, दूसरा अगर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट साइज सेल कौन है, यही है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट साइज्ड सेल्स। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज सेल्स हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो है मैक्सिमम इन नंबर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखेंगे तो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख ले रहे हैं, ये क्या हो गया, इट इज मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम इन नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें यही है, तो इट इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन दिस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो यही है मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, अच्छा ये हम बताए थे अभी कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट है, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर्स एज वेल एज इट फॉर्म्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा मैट्रिक्स बनाता है अलॉन्ग विथ मास्ट सेल, और सारे फाइबर से ही बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रिंसिपल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, लिख लेते हैं, इट इज द प्रिंसिपल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द प्रिंसिपल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स कौन बनाता है, यही बनाता है। इसके बाद ये फाइबर्स भी बना रहे थे ना, तो ये भी लिख लेते हैं, इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस एंड सेक्रीट्स व्हाट, फाइबर्स, सेक्रीट्स फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो भी फाइबर्स हैं ये कौन बनाएगा, यही बनाएगा। तो इट ऑल्सो सिंथेसाइजेज एंड सेक्रीट्स फाइबर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये मैट्रिक्स तो बनाते ही बनाते हैं, ये देखिए मैट्रिक्स तो बना ही रहे हैं और ये फाइबर्स भी बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, इट इज क्या, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, which can transform, ठीक है, और can be converted into, ठीक है, transformed into, ठीक है, transformed into other types of cells, other types of cells of connective tissue। तो
इस अदर टाइप्स ऑफ सेल्स भी ये बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखे थे, ये जो स्ट्रक्चर हम देखे हैं ये क्या है, ये दिस इज फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, यही बनाए थे ना, तो ये क्या है, फिब्रोब्लास्ट सेल है। अब ये फिब्रोब्लास्ट सेल है, इससे क्या बन सकता है, इससे, तो यहाँ देखिए इससे जो है ये बनते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। तो इससे डायरेक्टली क्या बन सकता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल ये बना सकता है। ठीक है, तो इट कैन डायरेक्टली फॉर्म व्हाट, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल बना सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं ये कॉन्ड्रोब्लास्ट बना रहा है। उसी तरह ये फिब्रोब्लास्ट सेल है ना, ये क्या बना सकता है, और भी बना सकता है, इसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी डायरेक्टली बना सकता है ये। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे ये क्या बना सकता है, ये बना सकते हैं, इसको कहते हैं एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। ठीक है, और फैट सेल कहते हैं ना, तो ये फैट सेल भी बना सकते हैं, इट कैन ऑल्सो डायरेक्टली फॉर्म फैट सेल। उसी तरह ये देखेंगे कि ये डिफ्रेंशिएट होके स्मूथ मसल जो होता है ना, स्मूथ मसल सेल, ठीक है, उसको भी डायरेक्टली बना सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो देख रहे हैं क्या है, ये डिवाइड करके और ये क्या कर सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स कौन कौन से हैं, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, एडिपोसाइट्स एंड स्मूथ मसल सेल। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली में ये तो ये बना ही रहा है, कॉन्ड्रोब्लास्ट मींस फाइब्रोब्लास्ट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ लिख दे रहे हैं फिब्रोब्लास्ट। तो ये फिब्रोब्लास्ट डायरेक्टली क्या बना दे रहा है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। लेकिन याद रखिएगा ये जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये ऐसे कॉन्ड्रोब्लास्ट से फाइब्रोब्लास्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से टोटली रिवर्सिबल है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये जो रिएक्शन है क्या है, ये टोटली रिवर्सिबल, ये दोनों का दोनों रिवर्सिबल, मतलब कह सकते हैं कि फिब्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बनता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट से फिब्रोब्लास्ट भी बन सकता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए, उसी तरह देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं ना, फिब्रोब्लास्ट से एडिपोसाइट, एडिपोसाइट से भी फिब्रोब्लास्ट कुछ हद तक बन सकता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ हद तक ये ऐसे से बना दे रहे हैं, बन सकता है, मतलब ये टोटली नहीं है, ये क्या है, पार्शियली रिवर्सिबल है। तो ये देखेंगे कि क्या है, पार्शियली रिवर्सिबल, मतलब एडिपोसाइट से फिब्रोब्लास्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एडिपोस टिश्यू है, उसमें एडिपोसाइट्स नहीं है, कम है, तो उस केस में क्या हो गया, उस केस में फिब्रोब्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिपोसाइट्स, हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशंस जैसे याद रखिए कि अगर बर्थ हुआ है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें मेनली क्या है, हाइलिन कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। तो वो कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कैसे डेवलप करता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये देखिए कार्टिलेज का बना हुआ है, मतलब वो क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है उसमें। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रोब्लास्ट, और ये फिब्रोब्लास्ट फिर से क्या चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ये डिवाइड करके मैट्रिक्स बनाता है और बोन सेल ऑस्टियोसाइट बनाता है, और मैट्रिक्स और ऑस्टियोसाइट बन गया तो बोन का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है ना, मतलब ग्रोथ होगा। ठीक है, तो बोन बनने लगेगा। तो देख रहे हैं क्या कि कार्टिलेज से बोन बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्टिलेज से बोन के बनने को ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज कहेंगे ना, और इसको कहते हैं सच टाइप ऑफ बोन विच इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कार्टिलेजनस बोन कहेंगे, और एंडोकॉन्ड्रल बोन कहेंगे, और रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे बनता है कार्टिलेज से बोन, इस तरह से। तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए। मास्ट सेल और मैस्टोसाइट्स कहते हैं।
ठीक है। तो सेकेंड सेल इज मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल जो देखेंगे ये कैसा शेप होता है, तो ये कह सकते हैं इट इज इरेगुलर ओवॉइड सेल्स होते हैं, इरेगुलर ओवॉइड सेल्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये बताए थे ना कि कुछ सम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज सिंथेसाइज्ड बाय मास्ट सेल, ठीक है। तो इट सिंथेसाइजेज एंड सेक्रीट्स सम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल देखे थे, कौन सा था, वो था फाइब्रोब्लास्ट, लेकिन ये भी कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम अगर हम देखते हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ देखिए, ये डायग्राम तो कैसा होगा, तो ये कुछ इस तरह का ओवॉइड, ये इस तरह का होगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे इसका न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। तो दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस एस शेपेड होता है, और कह सकते हैं इट इज 3 लोब्ड होता है, और इसी के बीच में क्या होगा, कुछ इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, दाने जैसा। साइटोप्लाज्म तो होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, और ये ग्रैन्यूल्स जो है ना, ये एक्चुअली में कहते हैं बेसोफिलिक, ठीक है। कैसा ग्रैन्यूल्स है, तो इसमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है विच कैन बी स्टेन्ड विथ बेसिक डाई, ठीक है। तो बेसिक डाई से रंगेगा तो फिलिक है, तो लविंग है, तो बेसिक डाई को ये स्टेन हो जाएगा ये। और इसीलिए इनका नेचर अगर पूछेंगे तो क्या है, ये एक तरह से एसिडिक हुआ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं आगे, ये दोनों लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो देखेंगे मास्ट सेल, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू बेसोफिल ऑफ WBC ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 5 तरह का WBC होता है, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। उसमें जो बेसोफिल होता है ना, उसके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ये होता है, ठीक है। तो लिख ले रहे हैं, इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू, किसके होगा ये, लिख दे रहे हैं, टू बेसोफिल। ये क्या है बेसोफिल, WBC ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में जो WBC बेसोफिल है उसके स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होता है, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा, कि इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू बेसोफिल, ठीक है। अब ये कैसे होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, तो यहाँ देखिए, तो स्ट्रक्चरली देखेंगे, स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो इसमें भी 3 लोब्ड न्यूक्लियस है, बेसोफिल में भी, इसमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, बेसोफिल में भी बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है। तो कह सकते हैं इसमें कैसा है, 3 लोब्ड और एस शेप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसमें भी, दोनों में, और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सिमिलैरिटी है। फंक्शनली मतलब क्या हुआ, फंक्शन, तो देखेंगे कि जो मास्ट सेल है इट सेक्रेट्स 3 थिंग्स, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। उसी तरह बेसोफिल भी क्या निकलता है, तीनों का तीनों निकलता है। तो कह सकते हैं फंक्शनली कैसे, इट सेक्रेट्स 3 थिंग्स। कौन कौन सा 3 थिंग्स है, ठीक है। तो ये 3 थिंग कौन है, तो एक एक करके देखते हैं। तो ये जो निकालेगा उसको कहेंगे हिस्टामिन, पहला हिस्टामिन। दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं सीरोटोनिन, ठीक है। तीसरा जो है कहेंगे हिपैरिन। तो ये तीनों का तीनों क्या है, बेसोफिल भी निकालते हैं और मास्ट सेल भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह। तो ये हिस्टामिन, दूसरा पढ़ेंगे सीरोटोनिन, और तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, हिपैरिन के बारे में,
ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हिस्टामिन जो होता है ना, इनके बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये देखिए हिस्टामिन कैसे बनता है, कौन सा अमीनो एसिड से पूछेगा, तो हिस्टिडीन से। सीरोटोनिन किस अमीनो एसिड से बनता है अगर पूछ देगा तो ट्रिप्टोफान से, ठीक है। इसीलिए इसको शॉर्ट में जो है ना, इसको कहते हैं 5HT कहते हैं। क्या कहते हैं, 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। तो ट्रिप्टामीन में ट्रिप है ना, ट्रिप्टोफान से बनता है, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब देखिए हिस्टामिन जो होता है ये क्या होता है, इट इज दिस हिस्टामिन इज वैसोडाइलेटर। तो ये क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो वैसोडाइलेटर है तो ब्लड वेसल को ये क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, डायमीटर बढ़ा देगा ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा है, इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स को ये क्या कर रहा है, डायलेट कर दे रहा है। अच्छा, ये जब डायलेट कर देगा तो क्या हो गया, डायलेट कर दिया ना, तो ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर दे रहा है ब्लड फ्लो इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर गया, अब क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं कि परमिएबिलिटी जो होता है ना ब्लड कैपिलरीज का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज ये क्या हो गया, वो बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कर दे रहे हैं, तो परमिएबिलिटी क्या हो गया, ये बढ़ गया, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ब्लड कैपिलरीज का बढ़ गया। अब देखिए परमिएबिलिटी बढ़ गया तो अब क्या होगा, देखेंगे कि ब्लड में वाटर है, WBC, RBC, प्लेटलेट सब है ना, लेकिन RBC और प्लेटलेट का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। तो वो निकल पाएगा ब्लड वेसल से बाहर, नहीं, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा WBC होता है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं, वो क्या हो गया, वो स्क्वीज करके बाहर निकल सकता है अलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या लीक करेगा, तो कह सकते हैं वाटर एंड सेल्स दैट इज WBC लीक आउटसाइड द ब्लड कैपिलरीज इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। और वहां पर जब आ गया तो ये क्या करेगा, ये स्वेलिंग करेगा अफेक्टेड एरिया में और इन्फ्लेमेशन करेगा। तो कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन अफेक्टेड एरिया। तो कह सकते हैं परमिएबिलिटी क्या होगा ऑफ ब्लड कैपिलरीज बढ़ा, और परमिएबिलिटी बढ़ा तो फ्लूइड एंड, कह सकते हैं फ्लूइड मतलब वाटर एंड इम्यून सेल्स कहने का मतलब क्या हुआ, WBC, ठीक है। ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा ना, लीक्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। तो लिख ले रहा है लीक्स इनटू सराउंडिंग टिश्यू। तो सराउंडिंग टिश्यू में ये लीक करके निकल आया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि फ्लूइड और इम्यून सेल्स जो है WBC सराउंडिंग टिश्यू में आ गया, और जब ये आ गया तो ये क्या करेगा, ये आ गया तो ये स्वेलिंग करेगा ना, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया। जहां पर भी ये हो रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है। तो मेन आपको कौन सा, ये वाला चीज याद रखना है कि हिस्टामिन जो है ये क्या करेगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनका क्या काम है, सीरोटोनिन का। तो सीरोटोनिन जो होता है ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है कहने का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल को ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये डायमीटर को कम कर दिया। अच्छा, डायमीटर जब कम कर देगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा बताइए, ब्लड का फ्लो कम हो गया ना। तो ये ब्लड फ्लो को क्या कर दिया, ये कम कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लड का फ्लो ये देखिए कम हो गया, यहाँ पर ब्लड फ्लो
ज़्यादा हो गया था, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो को कम कर दिया। अच्छा, ये ब्लड फ्लो को जब कम कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे था, कम हो गया। तो अगर सपोज करें इंजरी साइट है तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड अब निकल पाएगा नहीं ना, तो क्या करेगा, इट चेक्स ब्लीडिंग और ब्लड फ्लो एट द साइट ऑफ इंजरी। तो इनका फंक्शन क्या है कि इंजर्ड एरिया है तो वहाँ पर सीरोटोनिन निकल रहा है और वो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, डायमीटर कम कर दिया, और ब्लीडिंग जो हो रहा था उसको रोक देगा, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, कह सकते हैं इट चेक्स ब्लीडिंग एट इंजरी साइट, एट साइट ऑफ इंजरी और इंजरी साइट। तो कह सकते हैं इनका फंक्शन क्या है, ब्लीडिंग को चेक करना एट विच साइट, इंजरी साइट। तो इनका देखिए सीरोटोनिन का क्या फंक्शन हो गया, चेक्स ब्लीडिंग एट इंजरी साइट। और ये भी याद रखना है कि ये वैसोडाइलेटर होता है और ये क्या होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनका हिपैरिन का क्या काम है। हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो जो ब्लड वेसल्स होता है ना, ब्लड वेसल्स अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हिपैरिन, ठीक है। तो ये एंटीकोगुलेंट है, वो भी कैसा एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटी COAGULANT, ठीक है। तो ये नेचुरल क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है तो क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। कैसे, क्या करता है ये, तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, और वो इनएक्टिव होता है। उसका कन्वर्शन अगर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड अदर एंजाइमिक है, फैक्टर्स है, ठीक है, तो थ्रोम्बिन में अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आगे ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, ये जो कन्वर्शन है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन होने ही को रोक देता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ये इनटू थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो है ना, उसमें कन्वर्शन को ये क्या कर रहा है, ये रोक दे रहा है। कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन को ही ये प्रिवेंट कर दे रहा है, ये कर रहा है। तो प्रिवेंट कर देगा तो क्या हो गया, अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आगे ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, तो ये इस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट इज मैक्रोफेज, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में मैक्रोफेज दिया है, इसी मैक्रोफेज को आप क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में अगर है तो उसको हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। द मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टर्म्ड एज हिस्टियोसाइट्स, और इसको प्लाज्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेम द मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आंसर हो जाएगा हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब ये हिस्टियोसाइट्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, तो इट इज अमीबॉइड, तो दे आर अमोबॉइड सेल्स विथ कह सकते हैं किडनी और बीन और रेनिफॉर्म भी कहते हैं इसको, और रेनिफॉर्म सेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, किडनी और बीन सेप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर ले रहे हैं, दे आर अमीबॉइड सेल्स, ठीक है, विथ किडनी और बीन और रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, इस तरह का होगा, बीन सेपेड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर एक बनाएंगे, इस तरह बना दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए इस तरह से आपके एनसीईआरटी में इस तरह से ऐसे बना हुआ है, अमीबा की तरह ऐसे ऐसे, और इसमें इस तरह का न्यूक्लियस ऐसे बना हुआ है, यही वाला। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा ना, तो साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, ये ग्रैन्यूल्स बहुत सारे दाने जैसे दिखाई देंगे। तो एक्चुअली में क्या है, ये दाने जैसा स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या है, लाइजोसोम्स बहुत सारे इसमें है,
तो इसमें लाइजोसोम जो है ना, लाइजोसोम्स जो है ये लार्जर अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्यों लार्जर अमाउंट में होते हैं? तो इसलिए कि एक्चुअली में दिस मैक्रोफेज जो है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं एक पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट्स। ठीक है, तो बहुत सारे मोनोसाइट्स क्या हो गया, फ्यूज करके। ठीक है, बहुत सारे मोनोसाइट्स फ्यूज करके क्या है, बड़ा साइज बना दिया ना, और उसको कहते हैं क्या, मैक्रोफेज। ठीक है, और ये मैक्रोफेज, ये जो साइज देखेंगे क्या कितना होता है, 20 टाइम्स बिगर होता है। ठीक है, 20 टाइम्स लार्जर इन साइज, और इसमें लाइजोसोम के नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि फ्यूज करके बना है ना। तो होता क्या है, यहाँ देखिए, तो होता क्या है, एक्चुअली में हम कह सकते हैं, वी कैन से कि मोनोसाइट कहाँ पर है, ब्लड में। तो ये मोनोसाइट जो ब्लड से डाई एपेडाइसिस करके बाहर निकलता है इनटू सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे मोनोसाइट्स फ्यूज होके मैक्रोफेज बना देते हैं। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेन्स में जाएगा तो डिफरेंट नेम होंगे। इफ इट इज अ मैक्रोफेज इन कनेक्टिव टिश्यू, इट इज टर्म्ड एज हिस्टियोसाइट्स। अगर ये मैक्रोफेज कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, तो उसको हम कहते हैं कफर सेल। यही मैक्रोफेज अगर लंग्स में जाता है तो इसको हम कहते हैं डस्ट सेल। यही मैक्रोफेज अगर बोन में जाता है तो इसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। यही मैक्रोफेज अगर कार्टिलेज में जाता है, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल। यही मैक्रोफेज अगर ब्रेन में जाता है, उसको माइक्रोग्लियल सेल कहेंगे। यही अगर स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीनिक मैक्रोफेज कहेंगे और रेटिकुलर सेल्स कहेंगे। यही अगर स्किन में जाता है तो इसको कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, तो डिफरेंट नाम है, आपको बस यहाँ मेन याद रखना है कि हिस्टियोसाइट क्या है, इज द मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनका फंक्शन क्या हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इनका फंक्शंस क्या हो जाएगा, तो फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस तो इसमें लाइजोसोम ढेर सारा है, तो क्या हो गया, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी तोड़फोड़ वाला काम करेगा ना। ठीक है, तो जितने भी अगर कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में अगर कोई भी सेल डेब्रिस है, सेल्स है ना, मर गए हैं, तो उनको क्या करेगा, ये इंजेस्ट करेगा, खा के खत्म करेगा। कोई बैक्टीरिया आता है उसको खा जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर फॉरेन मैटर आता है उसको क्या करेगा, मार देगा ना। तो एक तरह से कह सकते हैं इट्स मेन फंक्शन इज व्हाट, इट्स मेन फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स इट इज फैगोसिटिक इन नेचर। तो फैगोसाइटोसिस है मतलब क्या करेगा, इट इंजेस्ट सेल डेब्रिस, सेल में कोई भी डेब्रिस है मरा हुआ है उन सबको भी, प्लस कह सकते हैं कोई भी बैक्टीरिया अगर आता है तो उनको भी। ठीक है, क्योंकि मैक्रोफेज है ना। और कह सकते हैं कोई भी मैटर है बाहर से आ रहा है तो फॉरेन मैटर, तो उनको ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस इनका मेन फंक्शन है। अच्छा, सड़े गले चीज चाहे डेड डिकेड होते हैं ना, सब चीज कुछ भी उनको भी खाना है ना, तो स्कैवेंजर कहते हैं इनको। तो स्कैवेंजर, तो दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो इसका स्कैवेंजर इन्हीं को कहते हैं। तो इनका मेन फंक्शंस यही है, इसको लिख लीजिए। एडिपोसाइट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिपोस और फैट सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कैसा होता है, इट इज ओवल शेपेड सेल्स। ओवल शेप्ड सेल्स, तो ये कैसे शेप के होते हैं, ये याद रखना है कि ये ओवल होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये क्या करेगा, नाम से लग रहा है फैट सेल है, तो एडिपोसाइट वैसा सेल है जिसके कि अंदर क्या है, स्टोर फैट है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, और वो फैट ग्लोब्यूल्स एक्चुअली में कैसे बनता है, तो छोटे छोटे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो फ्यूज होके क्या बना देते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, और वो फैट ग्लोब्यूल्स इसी में स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इट स्टोर्स फैट
इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये स्टोर होता है। और ये फैट ग्लोब्यूल्स है क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ऑयल, क्या ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके फ्यूजन से बना है, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये लिख दे रहे हैं फ्यूजन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स से बनते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, इसी को स्टोर करके ये रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे एडिपोसाइट्स। तो दिस एडिपोसाइट्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के ये एडिपोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से दो तरह के एडिपोसाइट्स हैं, तो यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो पहला जो है इसको कहते हैं मोनोलोकुलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा जो है इसको कहेंगे पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट्स। तो दो तरह का हो गया, मोनोलोकुलर और पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट्स। अब ये है क्या, देखते हैं व्हाट इज इट, ठीक है। तो ये जो होगा इनका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कैसा होगा यहाँ देखिए। स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे मोनोलोकुलर और पॉलीलोकुलर का, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए इस तरह का बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि एक फैट का ग्लोब्यूल्स होगा, तो इस तरह का, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज फैट ग्लोब्यूल, ये वाला फैट का ग्लोब्यूल है, ठीक है। तो अभी तो बताए हैं कि इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल। तो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, फैट ग्लोब्यूल, एक दाना, एक सिंगल है ना बड़ा सा, इस तरह का फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। और ये फैट ग्लोब्यूल है और इसका न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ बना रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं न्यूक्लियस यहाँ पर है, जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया एंड दिस इज फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें कैसा होगा, ठीक है। तो इनमें स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो न्यूक्लियस बीच में होगा, कहाँ पर होगा न्यूक्लियस, तो ये देखिए न्यूक्लियस हरा से बना है, यहाँ पर न्यूक्लियस बीच में होगा, ये देखिए इस तरह से। तो दिस इज क्या, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस ये है, ठीक है, ये, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और फैट ग्लोब्यूल्स हम ब्लैक से बना रहे हैं, यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल्स इसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ देख रहे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स। तो ये क्या हो गया, दिस इज फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल्स, यहाँ पर ये हो गया फैट ग्लोब्यूल्स। अब देखिए, अब आपको पूछेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देख के लग रहा है इसमें फैट ग्लोब्यूल्स कैसा है बताएंगे। तो एक सिंगल है, लार्ज है एंड सेंटर में है ना, तो लिख दे रहा है कैसा है, सिंगल, लार्ज एंड सेंट्रल, एकदम बीच में है, ठीक है। यहां पर फैट ग्लोब्यूल्स कैसा है बताएंगे, तो ये कैसा है, सिंगल नहीं है, मेनी है, ठीक है, लार्ज नहीं है, स्मॉल है, एंड सेंट्रल ना करके पेरिफेरी में है, लेकिन पेरिफेरी किसके, अराउंड न्यूक्लियस, तो कह सकते हैं एंड पेरिफेरल, वो भी क्या, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो देख रहे हैं, ये आपको याद रखना है कैसा है, तो ये सिंगल है, दिस इज सिंगल, दिस इज लार्ज एंड सेंट्रल। ये कैसा है, मेनी है, स्मॉल है एंड पेरिफेरल, अराउंड न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इस तरह, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह अगर हम पूछ देंगे इनका बताइए न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस देख रहे हैं ये कैसा है,
तो ये देखिए ये फ्लैट होता है, कैसा होता है, फ्लैट। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इट इज कैसा, इट इज फ्लैट, ठीक है। तो फ्लैटेंड, ठीक है। और पेरिफेरी में है ना, किनारा में, पेरिफेरल, पेरिफेरल है, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस बताइए कैसा है, तो ये राउंड है और सेंटर में है ना, तो इट इज राउंड एंड सेंट्रल, ठीक है। तो देख रहे हैं दोनों में अंतर यही है मेन, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे बीच में क्या होगा, यहां पर बीच में ये देख रहे हैं यहां, तो बीच में देख रहे हैं इसमें क्या हो गया, इस तरह से ये देख रहे हैं यहां पर पेरिफेरी है ना, यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर रहे हैं, व्हाइट ही से, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो यहां देखिए यहां पर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। क्या है इसमें, साइटोप्लाज्म है, तो ये देखिए साइटोप्लाज्म है। उसी तरह यहां पर भी कर ले रहे हैं, ये क्या है, ये इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां बताइए साइटोप्लाज्म किस में ज्यादा किस में कम है, ये वाला व्हाइट। तो इसमें देखिए पेरिफेरी में थोड़ा सा जगह है ना, तो इसमें साइटोप्लाज्म कम है, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पर साइटोप्लाज्म कम है, यहां पर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए साइटोप्लाज्म यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा इस केस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ये ज्यादा होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना। तो एनर्जी प्रोडक्शन किस में ज्यादा होगा, इसमें एटीपी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो किस में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन विल बी मोर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे साइटोप्लाज्म में, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं ये, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर कम है। तो साइटोप्लाज्म जब यहाँ पर कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, कम होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसको हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा। उसी तरह यहाँ पर साइटोप्लाज्म कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम, एनर्जी प्रोडक्शन कम। तो यहाँ पर हम इसीलिए कहते हैं क्या, यहाँ पर कितना 20 टाइम्स मोर एनर्जी बनता है इसमें। अगर कोई एडिपोज टिश्यू है ना, कोई एडिपोज टिश्यू है तो उसमें क्या होगा, एडिपोसाइट होगा, यही वाला सेल होगा दोनों ना। अगर उस एडिपोज टिश्यू में इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एडिपोसाइट बहुत ही ज्यादा है, अबंडेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक टर्म कहेंगे दैट इज नोन एज क्या, व्हाइट फैट। तो ये क्या हो गया, इसको व्हाइट फैट कहेंगे, ठीक है। इफ मोनोलोकुलर एडिपोसाइट इज मोस्ट अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू इट इज टर्म्ड एज व्हाइट फैट। लेकिन अगर इस तरह का एडिपोसाइट, पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट इज मोर अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू, इट इज नोन एज कौन सा फैट, इसको कहेंगे ब्राउन फैट, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा ब्राउन फैट का कलर कैसा होगा, तो नाम से लग रहा है कि ब्राउन इन कलर, तो इट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज साइटोक्रोम। तो एक साइटोक्रोम पिगमेंट होता है, उसके चलते ये क्या होता है, ये ब्राउन फैट कहलाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसलिए ब्राउन लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको लिख लीजिए आप। एडिपोसाइट दो तरह का देखे थे, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट और पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट्स, ठीक है। इफ मोनोलोकुलर एडिपोसाइट इज अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू तो उसको व्हाइट फैट कहते थे। इफ पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट इज अबंडेंट इन एडिपोज टिश्यू इट इज टर्म्ड एज ब्राउन फैट, ये बताए थे। ये ब्राउन फैट जो है ये ब्राउन इन कलर होता है, क्यों होता है बताए थे, तो इट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, तो लिख दे रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज, क्या कहते हैं उसको पिगमेंट को, तो दिस पिगमेंट इज नोन एज साइटोक्रोम।
तो साइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है, उसके चलते क्या होता है, ये ब्राउन इन कलर होता है, इनका कलर ब्राउन होता है, इनका वाइट। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाएगा इस तरह का। तो ये पॉलीलोकुलर एडिपोसाइट, जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पर पॉलीलोकुलर, तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, मैमेलियन बेबी, उनमें तो वहाँ पर होगा। तो न्यू बॉर्न मैमेलियन, मैमल का मैमेलियन बेबी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कौन सा, न्यू बॉर्न बेबी आप याद रखेंगे, वो भी किसका बेबी, मैमेलियन बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ मैमल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको कहते हैं हाइबरनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, यहां पर होगा। तो हाइबरनेटिंग एनिमल्स मतलब क्या हुआ, हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। तो विंटर मतलब ठंड है ना काफ़ी, तो उस समय हीट को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो एनर्जी प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है 20 टाइम्स ना, और हीट को प्रिजर्व करके रखना है। तो फैट क्या करेगा, फैट इंसुलेटर की तरह काम करेगा ना, हीट को नहीं निकलने देगा। तो ज़्यादा हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मेनली यही होते हैं, ब्राउन फैट। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो कौन कौन सा एग्जाम्पल्स याद रखना है तो यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स देखेंगे उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, जो होता है ना हमारा, वहाँ हम पढ़े थे ना कि एरोलर टिश्यू क्या होता है, स्किन के नीचे होता है। एरोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। पूरे बॉडी में है स्किन, तो पूरे बॉडी में इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन बॉडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उसी तरह बीनीथ द स्किन और भी होते हैं, कौन सा है, एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन होते हैं। तो स्किन के बीनीथ उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। और वो जो एडिपोज टिश्यू हमारे बीनीथ द स्किन होता है, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, उसको हम कहते हैं पैनिकुलस एडिपोसस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ह्यूमन में। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कह सकते हैं हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैनिकुलस एडिपोसस कहते हैं, पैनिकुलस एडिपोसस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ह्यूमन में हम लोग के हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, जिसको कि क्या कहते हैं हम, पैनिकुलस एडिपोसस कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एडिपोस टिश्यू इज प्रेजेंट कहाँ पर, बीनीथ स्किन। क्या दिया है, बीनीथ स्किन दिया है, तो स्किन के नीचे है, हाइपोडर्मिस में वहाँ पर भी है। ठीक है, पहला। दूसरे एनिमल में अगर देखेंगे, कैमल है, तो कैमल में ऊपर जो होता है उसको हम्प कहते हैं वहाँ, तो हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल ये क्या है, वाइट फैट है। तो हम्प ऑफ कैमल इट रिप्रेजेंट्स वाइट फैट। ठीक है, नेक्स्ट ब्लबर ऑफ वेल, वेल में एलिफेंट, ठीक है, सील, ये सब एनिमल है। तो इसमें जो ब्लबर है ना, ये याद रखना है, ब्लबर। तो ब्लबर इन दीज एनिमल्स, तो ये याद रखना है ब्लबर में। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। उसी तरह एक मेरिनो शिप है, उसमें थिक टेल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है थिक टेल, टेल थिक होता है। तो टेल जो होगा ना ऑफ मरीनो शिप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थिक टेल ऑफ मरीनो शिप। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। यहाँ हो गया। और भी एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, तो कह सकते हैं फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग का जो फैट बॉडीज होते हैं वो भी एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। ठीक है, शॉर्ट में हम YBM कहते हैं। ठीक है, तो येलो बोन मैरो इट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ वाइट फैट। तो हाइपोडर्मिस, हम्प ऑफ कैमल, ब्लबर ऑफ व्हेल, एलिफेंट, सील, ये सब। उसी तरह फैट बॉडीज होता है फ्रॉग में, येलो बोन मैरो। अब ये येलो बोन मैरो क्या है, तो आप पढ़े होंगे इस तरह से, ये बोन है, तो बोन का जो एपिकल ऊपर वाला एंड है इसको हम एपीफाइसिस कहते हैं, ये वाला। ठीक है, क्या कहते हैं, एपीफाइसिस। द एंड्स ऑफ बोन इज नोन एज एपीफाइसिस। और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं डायाफाइसिस, ये वाला डायाफाइसिस।
और ये एंड को कहते हैं, दोनों साइड में है एपीफाइसिस, ठीक है, एपीफाइसिस। इसमें यहाँ देखिए ये जो भरा हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होता है रेड बोन मैरो, आरबीएम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अंदर जो भरा हुआ है ना, बोन मैरो कैविटी कहते हैं, तो यहाँ जो भरा हुआ है ना, इसी को कहते हैं येलो बोन मैरो। तो ये येलो बोन मैरो यहाँ पर भरा हुआ है डायाफाइसिस के अंदर, जो कैविटी है मैरो कैविटी उसमें, ठीक है। तो बोन मैरो कैविटी इज प्रेजेंट इन डायाफाइसिस एंड इनसाइड इज प्रेजेंट येलो बोन मैरो विच इज एग्जाम्पल ऑफ वाइट फैट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायाफाइसिस? द मेन फंक्शन ऑफ डायाफाइसिस इज स्टोरेज ऑफ वाइट फैट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रेड बोन मैरो एपिफाइसिस में ना, इसमें क्या होता है, इट्स फंक्शन इज हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स, WBC RBC प्लेटलेट यहाँ पर बनते हैं रेड बोन मैरो जो भरा है वहाँ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो है ये कैसे सेल्स होते हैं? तो दे आर अमीबॉइड सेल्स, दे आर अमीबॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, अमीबा की तरह सेल्स होते हैं। और ये डिवाइड करते हैं ना, तो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट, और वो क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट जो बनता है उसको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं कि इट डिवाइड्स टू फॉर्म, it divides to form clone of lymphocytes, clone of lymphocytes। और ये जो क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, that is termed as प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी को कहते हैं प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या है एक्चुअली में, दे आर क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इनका अगर डायग्राम हम देखेंगे तो कैसा होता है, तो ये देखिए डायग्राम अगर देखेंगे तो इस तरह का है, ऐसे, ठीक है। और इसी में न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है। तो देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत ही कम है और पेरिफेरी में है। तो साइटोप्लाज्म है ना, तो दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म इज लेस एंड पेरिफेरल होता है, पेरिफेरल। लेकिन जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या है, ये सेंट्रल होता है। तो ये इस तरह से देखने में लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो देखेंगे उसको कहेंगे प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और इसी को कहते हैं प्लाज्मेटोसाइट्स भी आप कह सकते हैं। दिस प्लाज्मा सेल्स इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो ये प्लाज्मेटोसाइट जो देखेंगे ये देखने में कैसा लगता है, तो ये इट रिजेंबल्स कार्ट व्हील, ठीक है, बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उस तरह देखने में लगेगा, इसीलिए इसको कार्ट व्हील सेल्स भी हम कहते हैं। तो इट इज नोन एज कार्ट व्हील सेल्स, ठीक है। और ये है क्या, प्लाज्मा सेल्स, इट इज क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। दूसरा ये करता क्या है, तो ये कह सकते हैं इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। हम इम्यूनोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं ना कि बी सेल और टी सेल होता है, बी सेल और टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो है ना वही डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाता है, और वो प्लाज्मा सेल क्या बनाता था, एंटीबॉडी बनाता था ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए प्लाज्मा सेल क्या बना रहा है, एंटीबॉडी ही बना रहा है, लेकिन ये किसका एंटीबॉडी, कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा ये बनाता है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इनका अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इनका, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस बना रहे हैं इस तरह से, ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, इसमें ये वाला जो देख रहे हैं क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से है। और क्रोमैटिन होता है ना, जो क्रोमैटिन होता है
वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। देखने में अगर देखेंगे तो कैसा होगा, क्रोमैटिन इज अरेंज्ड लाइक दिस। तो इस तरह से क्रोमैटिन इसमें न्यूक्लियस के अंदर अरेंज्ड होते हैं। और ये देखने में कैसा लग रहा है, इट रिजेंबल्स व्हाट, रेडियल स्पोक्स, जो भी होता है ना बाईसाइकिल चाहे बुल्लक काट का रेडियल स्पोक जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज कार्टविल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियस में अरेंजमेंट ऑफ क्रोमैटिन ना, तो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमैटिन इज लाइक रेडियल स्पोक्स, ठीक है। उस तरह अरेंजमेंट है ना क्रोमैटिन का, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे लिख दे रहा है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमैटिन इज लाइक रेडियल स्पोक्स ऑफ कार्टविल, तो इसीलिए कार्टविल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा, और इसमें कह सकते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे देखेंगे इस तरह से गोल्जी बॉडी होगा, जीबी, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्या है, इस तरह से ऐसे भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो कि एंटीबॉडीज बनाएगा ना, इसके लिए यहाँ पर रिसेप्टर्स इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि क्या हो गया, दिस इज प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो लिख लीजिए।